नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद शरदेंदु सर में, जिसमें आज हमारा विषय होगा वाक्य विचार। वाक्य विचार पढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम वाक्य विचार के भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। वाक्य पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो उसे वाक्य कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं, पदों या शब्दों के व्यवस्थित रूप जो अपने पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य रखता है उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है अर्थात प्रकृति का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ही सुंदर है। यह वाक्य अपना एक संपूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राहुल मेरा मित्र है। इस वाक्य में राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल मेरा मित्र है, इसलिए यह वाक्य भी अपना पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है, इसलिए यह भी पूर्ण वाक्य है। वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्नवत हैं, आइए देखते हैं। वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, अर्थात वाक्य जो होते हैं वो मनुष्य के भावों को, मन के भावों को या मनुष्य के मन को, विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि राहुल मेरा मित्र है, या मेरे मन का विचार है कि राहुल मेरा मित्र है, या मेरा भाव है कि राहुल मेरा मित्र है, इसलिए यह वाक्य है। दूसरा है, वाक्यों की रचना शब्दों या पदबंधों के योग से होती है। जी हाँ, वाक्य शब्दों के योग से ही वाक्य का निर्माण होता है। राहुल मेरा मित्र है में देखिए, राहुल मेरा मित्र है, यह सब अलग अलग शब्द हैं जो मिलकर के एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा है, वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधकर आते हैं। जी हाँ, ये भी देख लीजिए इसी वाक्य में कि वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधकर आते हैं। जैसे राहुल मेरा मित्र है, इसमें आप देखिए राहुल करता है जिसकी विशेषता है कि वह मेरा मित्र है, तो यहां होना क्रिया है। राहुल कर्ता क्रिया के साथ संयोग करके एक वाक्य का निर्माण कर रही है। यह वाक्य व्याकरणिक नियमों में बंधा हुआ है। वाक्य में शब्दों या पदों का निश्चित क्रम होता है। जी हाँ, वाक्य में शब्दों या पदों का निश्चित क्रम होता है। जैसे कि किसी भी वाक्य में कर्ता सदैव पहले आता है, उसके बाद कर्म और क्रियाएं आती हैं। कर्म, क्रिया, विशेषण, अन्य जो भी विस्तार हैं वो आते हैं। वाक्य के गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, सार्थकता होनी चाहिए वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए या निकटता होनी चाहिए, पदक्रम होना चाहिए, अन्वय अर्थात मेल होना चाहिए। सार्थकता क्या है? वाक्य रचना के लिए यह आवश्यक है, इसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। यदि वाक्य का कोई भी अंश निरर्थक हो तो उसमें अर्थ देने में बाधा पड़ती है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कभी कभी निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर सार्थक हो जाते हैं। जैसे कभी कभी कहा जाता है पानी वानी, रोटी ओटी, जिसमें वानी और वोटी ये दोनों निरर्थक हैं, फिर भी यह वाक्य में रोटी और पानी के साथ आने पर ये सार्थक हो जाते हैं। दूसरा है योग्यता। योग्यता का अर्थ है क्षमता। इसका अर्थ यह है कि शब्द सार्थक हो तथा प्रसंग के अनुसार वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो, यह जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मैं पानी खाता हूं। पानी खाया नहीं जा सकता है, पानी पिया जा सकता है। इसलिए इस वाक्य का अर्थ प्रकट करने की इसमें योग्यता नहीं है। इसकी जगह यह कहना चाहिए मैं पानी पीता हूं। अब यह वाक्य योग्य है अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, इसलिए योग्यता आवश्यक होती है। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी शब्द की कमी के कारण
अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा बनी न रह जाए, ऐसा होना अति आवश्यक है। जैसा कि कह लिया जाए कि लड़के कर रहे हैं, तो अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि लड़के कर तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें एक जिज्ञासा बनी रह गई। अब इसकी जगह यह कह दिया जाए लड़के अपना कक्षा कार्य कर रहे हैं, तो अब यहां पर आकांक्षा तुरंत समाप्त हो जाती है, इच्छा जिज्ञासा तुरंत समाप्त हो जाती है। यह हमें पता चल जाता है कि लड़के कक्षा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार आकांक्षा भी अति आवश्यक है। आसक्ति का अर्थ है निकटता। वाक्य के शब्दों को बोलने तथा लिखने में उचित निकटता का होना अति आवश्यक है। अगर बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाए तो वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार अगर लिखते समय वाक्यों में शब्दों को दूर दूर लिख दिया जाए तो भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य को लिखते या बोलते समय उनके शब्दों के बोलने या लिखने का अंतराल उचित ही होना चाहिए। अनुचित होने पर वह अर्थ प्रकट करने में असमर्थ हो जाता है। पदक्रम, पांचवा है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना भी अति आवश्यक है। पदों के क्रम में नियमों का उल्लंघन करने से जो अपेक्षित अर्थ होता है वह नहीं निकल पाता है। जैसे कि कह लें कि उत्थान देश परिश्रम अपने करने करते वाले का है, इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आया। अब इसका अगर हम क्रम से पदक्रम सही कर दें तो परिश्रम करने वाले अपने देश का उत्थान करते हैं, यह सही अर्थ दे रहा है। इसलिए वाक्य का एक गुण पदक्रम भी होता है। पदक्रम होना अति आवश्यक है। अब आइए अन्वय क्या है। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन, कारक और पुरुष में मेल होना अति आवश्यक है। इसके बिना भी अर्थ में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम ये कह दें कि हमने 100 रुपए से यह खिलौना खरीदी। हमने 100 रुपए से यह खिलौना खरीदी। अब यहां पर रुपए से, यह खिलौना से और खरीदी, यह दोनों कहीं ना कहीं वाक्य को कुछ अटपटा बना रहे हैं। इसका अर्थ सही से नहीं समझा पा रहे हैं। जबकि यहां पर होना चाहिए हमने 100 रुपए में यह खिलौना खरीदा। खिलौना पुल्लिंग है, इसलिए इसकी क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। इस प्रकार वाक्य के एक गुण में अन्वय अर्थात मेल का होना भी अति आवश्यक है। अब आइए आते हैं वाक्य के अंग पर। वाक्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पहला भाग है उद्देश्य, दूसरा भाग है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे अगर हम कह लें कि अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक तो उद्देश्य है, व्याकरण पढ़ा रहे हैं विधेय है। अब आइए वाक्य के प्रकार पे आ जाते हैं। वाक्य के प्रकार निम्नलिखित 2 आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। एक पहला तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर, जहां जब वाक्यों का विभाजन अर्थ के आधार पर किया जाता है तो वह अर्थ के आधार पर भेद कहलाते हैं, वाक्य भेद कहलाते हैं। और जब इन्हीं वाक्यों का भेद या विभाजन रचना के आधार पर किया जाता है तब ये रचना के आधार पर वाक्य भेद कहलाते हैं। आइए वाक्य के प्रकार या भेद। वाक्य के प्रकार या भेद, वाक्य के भेद अभी हमने चर्चा की कि वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले आइए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखते हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य इस या सकारात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। अब रचना के आधार पर देखिए, रचना के आधार पर केवल 3 ही भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को आइए परिभाषा के अनुसार समझते हैं। संभवतः वाक्य के भेद तो समझ में आ ही गए होंगे, किंतु इससे आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, अर्थात जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, इससे कार्य का होना पता चल रहा है, हवा चल रही है, यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है राष्ट्रपति ने पुल का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने क्या कार्य किया? पुल का उद्घाटन किया। इससे भी कार्य का होना पता चलता है, इसलिए यह भी विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य को ही सरल वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कहा जाए वह नहीं आया, अर्थात उसके न आने का पता चल रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। या यह कह ले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इससे पता चलता है कि मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, यह भी निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को ही नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, किसी वाक्य में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह क्या है, तुम कौन हो, मैं कहां जा रहा हूं, तुम कैसे हो, आदि। अब इच्छावाचक वाक्य, चौथा है इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। जैसे कहा जाए कि भगवान तुम्हारा कल्याण करें, या सुखी रहो, खुश रहो, सौभाग्यवान भव। यह सब जो आशीर्वादवाचक शब्द हैं, आशीर्वादात्मक वाक्य हैं, यह सब इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अब आइए 5वां है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, वर्षा होगी या नहीं होगी यह नहीं पता चल है, लेकिन यह एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वर्षा हो, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। हो सकता है वह चोर है, चोर है या नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही कि हो सकता है वह चोर है। छठा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, विनय, सलाह आदि का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कक्षा में छात्रों से अध्यापक ने कहा कृपया शांत रहिए। शांत रहिए अर्थात वह आज्ञा दे रहे हैं, शांत रहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यह भी एक तरीके का आज्ञावाचक वाक्य है, लेकिन यह विनय पूर्वक समझाया गया है। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं।
उदाहरण, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी फसल के बारे में ये बताया जा रहा है कि फसल अच्छा होना यह वर्षा होने पर निर्भर करता है, अर्थात यह शर्त है कि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यह संकेतवाचक वाक्य। यह दूसरा उदाहरण है, जब दिनेश आएगा तब सब देहरादून चलेंगे। यानी हमारे सबके देहरादून चलने का शर्त यह है कि दिनेश आएगा, या यूं कह लें कि इस दिनेश का आना हमारे लोगों के देहरादून जाने का संकेत है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य। अब 8वां अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का 8वां और अंतिम भेद है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय अर्थात भाव प्रकट करना। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, घृणा आदि मन के भावों का ज्ञान होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया, यह मन की पीड़ा को प्रकट कर रहा है। वाह क्या मौसम है, यह प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है। इस प्रकार यह विस्मयवाचक वाक्य है। अब हम अगले रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ें, इससे पहले फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया पदबंध या एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात यह इस प्रकार कह ले कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है वह सरल वाक्य होता है। जैसे कपिल ने सेब खाया, एक क्रिया का तात्पर्य एक मुख्य क्रिया होती है। कपिल ने सेब खाया, एक लड़का और एक चपरासी पहुंच गए, यह सब सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें 2 या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक माने जोड़ने वाले, समुच्चय बोधक अव्यय से अर्थात या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य वो है जो समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे में दोनों या अन्य जितने भी वाक्य होते हैं वह सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उन्हें अगर अकेले भी लिख दिया जाए तो वो अपना अर्थ देने में समर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण देख लें, आप चाय पिएंगे या कॉफी। अर्थात आप चाय पिएंगे ये एक वाक्य है, और या दूसरा वाक्य कह लीजिए आप कॉफी पिएंगे। दोनों वाक्य अपना अर्थ देने में समर्थ हैं, इसलिए दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं और समुच्चय बोधक अव्यय या के द्वारा जुड़े हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, मयंक विद्यालय जाता है। मयंक विद्यालय जाता है, यह अपने में एक पूर्ण वाक्य है। और मन लगाकर पढ़ता है। मयंक विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो मयंक मन लगाकर पढ़ता है, यह भी पूर्ण वाक्य है। इसलिए यहां पर 2 पूर्ण वाक्यों को और संयोजक शब्द द्वारा और समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब आइए आते हैं मिश्र वाक्य पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा और अंतिम भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान कह लें या मुख्य कह लें या स्वतंत्र कह लें, स्वतंत्र उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य उदाहरण के लिए देख लें, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी है। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी है, इसमें गुरुजी ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है और इस पर आश्रित है कि कल छुट्टी है, इसलिए यह आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है। अर्थात गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने सूचना दी है कल छुट्टी है, इसलिए कल छुट्टी है। वह किताब मिल गई जो खो गई थी। अर्थात वह किताब मिल गई यह मुख्य वाक्य है
और जिसमें जो खो गई थी यह आश्रित वाक्य। अब एक विशेष चीज ध्यान देने योग्य यहाँ पर है कि आश्रित उपवाक्य क्या है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः की, जो, जहां, जब, तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य आरंभ, मध्य और अंत तीनों स्थान पर आ सकते हैं। इसलिए यह इन योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जा सकता है जो कि ऊपर बताए गए हैं, कि, जो, जहां, जब, तो आदि। अब आरंभ, मध्य और अंत में भी आ सकते हैं, उनका उदाहरण भी देख लेते हैं। आइए, आरंभ में आया हुआ वाक्य देखें। जो व्यक्ति वहां गया था वह बीमार है। वह बीमार है, यह मुख्य वाक्य है। इसकी आश्रित वाक्य है, जो व्यक्ति वहां गया था। मध्य में आता है कैसे? वह व्यक्ति जो यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। वह व्यक्ति बहुत बीमार है जो यहाँ आया था। जो यहाँ आया था ये मध्य में आया है, किंतु यह आश्रित उपवाक्य है। अंत में कैसे आता है देखिए, वह व्यक्ति बीमार है जो वहां गया था। अब वह व्यक्ति बीमार है, यह मुख्य वाक्य, जो वहां गया था यह आश्रित उपवाक्य है। अब आइए मिश्र वाक्य के भेद। मिश्र वाक्य के भेद भी बहुत आवश्यक है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः की से आरंभ होते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि तुम पढ़ोगे। दूसरा विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः जो, जिसे, जिसने आदि से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसने पुरस्कार जीता है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है क्योंकि ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की विशेषता काल, स्थान, रीति आदि को प्रकट करते हैं, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, यह काल वाचक विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब अगला टॉपिक है वाक्य रूपांतरण। यह वाक्य रूपांतरण हम अगले वीडियो, जो कि वाक्य विचार के दूसरे भाग में बताया जाएगा, में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की सबसे पहले जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें एवं शेयर करें।